हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। आज का लेक्चर है अक्षय रमनलाल देसाई। अक्षय रमनलाल देसाई का जन्म गुजरात के बड़ौदा में होता है। 6 अप्रैल 1915 को इनका जन्म होता है गुजरात के बड़ौदा में। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है बड़ौदा में ही होती है। इसके बाद ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बम्बई के विश्वविद्यालय में जाते हैं। वहाँ से ये उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। प्रोफेसर जीएस गुरे के निर्देशन में उनके मार्गदर्शन से ये पीएचडी की उपाधि लेते हैं। तब ये जो शोध कार्य करते हैं, पीएचडी की जो उपाधि जिस विषय में उन्होंने की, अपराध का सामाजिक आधार पे पीएचडी की उपाधि प्राप्त करते हैं। इनको भारतीय समाजशास्त्री, एक मार्क्सवादी समाजशास्त्री के रूप में जानते हैं। ये भारतीय समाजशास्त्री थे जिनको मार्क्सवादी समाजशास्त्री के रूप में जानते हैं और साथ में ये सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। ये एक सोशल एक्टिविस्ट थे क्योंकि ये 1930 के दशक में युवा वर्ग में ये चेतना जगाते थे। चेतना जगाई इन्होंने। दुर्बल वर्ग होते थे उनका अध्ययन करने में भी इनकी रुचि थी। श्रमिक संघ में ये शामिल होते थे। उनके साथ ये आंदोलन करते थे। छोटे छोटे जो किसान आंदोलन होते हैं उसमें भाग लेते। छात्र संघ में भी शामिल होते। उनके साथ भी ये उन आंदोलनों में शामिल होते, उनके साथ भाग लेते। सूरत, बड़ौदा में जो छोटे छोटे छात्र संघ के जो आंदोलन होते हैं उसमें भाग लेते हैं। बम्बई के विश्वविद्यालय से ये जब उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, वहाँ पर फिर ये प्रोफेसर के पद पे कार्यरत होते हैं और उसके बाद कुछ समय बाद ये उसके समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष बनते हैं। बम्बई के विश्वविद्यालय में जब ये प्रोफेसर के पद पे कार्यरत होते हैं, उसके कुछ समय बाद इनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। ये अध्यक्ष बनते हैं। AR देसाई को जिस काम के लिए प्रसिद्धि मिली है वो है भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि। ये जो इन्होंने कार्य किया, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इस रूप में इनको विशेष रूप से जाना जाता है। इसमें इन्होंने इतिहास का उपयोग किया। इस कार्य में, इस पुस्तक में हमें पढ़ने से ये पता चलता है कि इन्होंने इतिहास का उपयोग करते हुए भारतीय जो राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई, मार्क्सवादी विश्लेषण किया है कि भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, जो लोगों के बीच में राष्ट्रवाद की भावना आई वो कैसे आई। तो वो राष्ट्रवाद की जो भावना है वो अंग्रेज़ों के आने के बाद से आई, क्योंकि भारत में जो लोग हैं वो पहले एक छोटी सी जिस प्रकृति में वो रहते थे, एक अपने काम में जैसे धर्म थे, तो छोटे छोटे उन धर्म जो है वो पंथों में बंटा हुआ था। वहाँ पर कोई भी इतना ज़्यादा पूंजीवाद की भावना नहीं थी, सामंतवादी नहीं था। तो अंग्रेज़ों के आने के बाद जैसे औद्योगिकरण हुआ, उसके बाद जो पूंजीवाद बढ़ा, लोगों के जो शोषण के प्रति जो जागरूकता फैली, उस जागरूकता से जब लोग एकजुट हुए, उनमें एकता आई। उस एकता के कारण जो भावना पनपी, उसी से राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। राष्ट्रवाद की भावना की उत्पत्ति का उन्होंने मार्क्सवादी विश्लेषण किया कि लोगों को, जैसे जो शोषित किसान है, तो उसको इन्होंने आर्थिक आधार पे देखा है कि जो राष्ट्रवाद की भावना आई वो उसको आर्थिक तौर पे देखते हैं। जो किसान हैं, किसानों का जो शोषित किसान हैं उनका जो शोषण होता है, तो उसको जब हम देखते हैं कि उनका शोषण हो रहा है, तो उनके बीच में जब वो एकजुट होकर जब किसान आंदोलन करते हैं, तो उनमें राष्ट्रवाद की जब धीरे धीरे यही जो एकजुटता की भावना है ये बड़ा रूप ले लेती है, राष्ट्रवाद की भावना आती है, तो वो कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पे जो उनके बीच में असमानता आ रही थी, असमंजस्य उनमें फैल रहा था, उस कारण राष्ट्रवाद की जो भावना आती है, इसका उन्होंने मार्क्सवादी विश्लेषण किया है। ये जो शोषित किसान हैं उनका जो
देखा कि उसको आर्थिक से जोड़कर कि उनमें असमानता आ रही है, जो शोषण करने वाले हैं और जो शोषित किसान हैं उनके बीच में जो असमानता आ रही है वो उसमें आर्थिक को देखते हैं। 1969 में प्रादेशिक विकास अध्ययन संस्थान की स्थापना की, जिसका कि बाद में जो नाम है चेंज होकर सामाजिक अध्ययन केंद्र के रूप में जाना जाने लगा। प्रोफेसर गार्डनर मर्फी के निर्देशन में जब उन्होंने यूनेस्को की जो बम्बई में एक शाखा खुली, उसमें सामाजिक तनावों से संबंधित उन्होंने अध्ययन किया, उसमें भी अपना योगदान दिया उन्होंने कि जो यूनेस्को की एक शाखा थी बम्बई में खुली, उन्होंने सामाजिक तनावों से संबंधित, सामाजिक जो तनाव हैं उनसे संबंधित उन्होंने अध्ययन किया, उसमें अपना योगदान दिया। 1964 में समाजशास्त्र के जो तीसरे विश्व अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया तो ग्रामीण समस्याओं पर एक प्रभावशाली शोध पत्र जारी किया, उन्होंने शोध किया, तो उससे उनको और ज़्यादा लोकप्रियता मिली। ग्रामीण समस्याओं पे, ग्रामीण जो समस्याओं हैं उनके ऊपर शोध पत्र करने पे उनको और ज़्यादा लोकप्रियता मिलती है। मार्क्स और एंगल्स की जो रचनाएं थी उनका भी उन्होंने गहन अध्ययन किया। जो मार्क्सवादी विचारधारा से जो प्रभावित हुए तो वो बहुत ज़्यादा मार्क्स और एंगल्स की विचारधारा, उनका जब गहन अध्ययन किया तो उनकी विचारधारा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। लियोन ट्रॉट्स्की के लेखों से भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने जो अनुभविक शोध किया, जो फील्ड वर्क किया, उनके कार्यों में मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक अप्रोच है, जो द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक उपागम है, उसका उपयोग करते हैं। मार्क्स ने जिस अप्रोच को अपनाया था, द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक अप्रोच का यूज़ किया था, उसी का वो यूज़ या सामाजिक समस्याओं में राष्ट्रवाद की भावना को देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसका परिणाम ये निकला कि उन्होंने जो परंपराओं का अध्ययन किया, उसमें कहते हैं कि जो परंपराओं का विवेचन करना है, उनका अध्ययन करना है, तो उसमें धर्म, कर्मकांड, त्योहारों के संदर्भ में करने का उन्होंने विरोध किया कि इसके संदर्भ में हमें अध्ययन नहीं करना, बल्कि हमें उस परंपरा को धर्म से अलग करके अलग तथ्य के रूप में देखना शुरू करना चाहिए। हम परंपराओं को किससे जोड़ के देखते हैं? धर्म से जोड़ के देखते हैं, कर्म कांड से, त्योहारों के संदर्भ में देखते हैं, बल्कि ये इसका विरोध करते हैं। हमें धर्म से अलग तथ्य के रूप में देखना उन्होंने आरंभ किया। तो उन्होंने यह स्पष्ट किया कि दूसरे जो तथ्य हैं, तथ्यों की तरह ही परंपराओं का विकास भी आर्थिक दशाओं के संदर्भ में होता है। जब वो इन परंपराओं का अध्ययन करते हैं, भारतीय समाज का परंपराओं का अध्ययन करते हैं, तो वो देखते हैं कि अगर हम धर्म और कर्म कांड त्योहारों के संदर्भ से हटकर कुछ अलग तथ्यों में देखें, अलग तथ्यों के संदर्भ में देखें, तो वो देखते हैं कि जो परंपराओं का विकास है वो आर्थिक दशाओं के संदर्भ में होता है। परंपराओं का विकास वो आर्थिक दशाओं के संदर्भ में देखते हैं। इसी तरह वो राष्ट्रवाद में भी आर्थिक दशाओं के संबंध में देखते हैं। सामुदायिक विकास, राज्य तथा समाज के जो संबंध हैं, नगर की जो घनी बस्तियां हैं, जो क्लोज बस्तियां हैं, किसान आंदोलन, उनका जब विवेचन करते हैं, उसको भी ऐतिहासिक संदर्भ में करना वो उचित समझते हैं, जिसका संबंध कुछ भौतिक दशाओं से होता है। ये कहते हैं कि अगर हम ऐतिहासिक संदर्भ से करें, उनका हम विकास देखें, जो राष्ट्रवाद का विकास है, समुदायिक का विकास है, राज्य का विकास, समाज के जो संबंध हैं, बस्तियों का विकास, किसान आंदोलनों का जो जागरूकता है उसका विकास, एकजुटता का विकास देखें, ऐतिहासिक संदर्भ में देखें, तो उसको हम आर्थिक जो भौतिक दशाएं हैं उनसे जोड़कर देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि उनका विकास कैसे हुआ। भारतीय समाज में जो सामाजिक परिवर्तन आया, जो रूप चेंज हुआ, वो जो भी विरोधाभास हमें देखने को मिल रहे हैं, उन सबका मुख्य आधार पूंजीवाद को मानते हैं। वो कहते हैं कि जो अभी विरोधाभास हो रहे हैं,
जिनमें जो मुख्य आधार है वो पूंजीवादी वर्ग संरचना को मानते हैं। पूंजीवादी वर्ग संरचना जो होती है, जैसे गांव के जो शोषित किसान हैं उनके बीच जो पाए जाने वाली असमानता को माना है। गांव के बीच में जो शोषित किसान होते हैं उनमें जो असमानता पाई जाती है उसमें पूंजीवाद को देखा जा सकता है। इस तरह से वो कहते हैं कि जो पूंजीवाद है वो गरीब को और गरीब, अमीर को और ज़्यादा अमीर करता है। गरीब इससे और, क्योंकि औद्योगिक अंग्रेजों के आने के बाद जब औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिकरण की जब जहाँ पे पूंजीपति जो वर्ग है वो और उच्च अमीर वर्ग होता गया, और जो मजदूर वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, उनके पास संसाधन ना होने के कारण वो और निम्न की स्थिति में जाने लगे, जिस कारण उनमें असमानता की भावना जो है वो, असमानता जो है वो पनपने लगी। इस असमानता से ये पता लगता है कि जो पूंजीवादी वर्ग है, जो पूंजीवादी वर्ग संरचना है, वो समाज को असमानता में बांटती है। ए आर देसाई को मार्क्सवादी सिद्धांत शास्त्री कहते हैं। ए आर देसाई को मार्क्सवादी सिद्धांत शास्त्री भी कहा जाता है। सन 1953 में उन्होंने ट्राट्स्कीवादी क्रांतिकारी समाजवादी दल, इस दल को की वो सदस्यता को ग्रहण करते हैं। इस राजनीति दल को वो ग्रहण तो करते हैं, लेकिन इसमें राजनीतिक दल में वो आंदोलन का हिस्सा नहीं बनते हैं। जो इस राजनीतिक दल में जो आंदोलन होता है उसका वो हिस्सा नहीं बनते हैं, जबकि वो इस ट्राट्स्कीवादी जो क्रांतिकारी समाजवादी दल है उस विचारधारा से प्रभावित होते हैं, उन्हीं से प्रभावित होकर वो चिंतन करते हैं। और 12 नवंबर 1994 को इनका देहांत हो जाता है। ए आर देसाई भारत की जो समाजशास्त्र के पहले व्यक्ति रहे हैं कि इन्होंने समाज के अध्ययन में मार्क्सवादी विचारधारा को बनाया है। ये पहले समाजशास्त्री हैं, भारतीय समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा को बनाया, उस पद्धति का प्रयोग किया, और दूसरे जो शोधकर्ता हैं उनके लिए भी राह दिखाई कि मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से भी भारतीय जो समाज है उसका अध्ययन किया जा सकता है। देसाई ने भारत में जो ब्रिटिश शासन का प्रभाव है उसका सूक्ष्म विश्लेषण किया है, एक मतलब बिल्कुल माइक्रो लेवल पे उसका अध्ययन किया है कि भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में सामाजिक शक्तियाँ, सामाजिक धार्मिक सुधार दोनों की भूमिका का भी मूल्यांकन किया है कि जब ब्रिटिश का शासन था यहाँ भारत में, तो उन्होंने जो विश्लेषण किया ये देखा कि जो राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो रहा था उसमें सामाजिक शक्तियों का भी योगदान रहा है। जो जिन्होंने धार्मिक सुधार किए उन सब का भी योगदान रहा है राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने का, राष्ट्रवाद जो लोगों को एकजुट करने का, इसका भी उन्होंने मूल्यांकन किया है। उन्होंने इसके अलावा और भी कई विषयों पे काम किया है, जैसे भारतीय राज्य, कृषक पे समाज और व्यवस्था, प्रजातंत्रात्मक अधिकार, नगरीकरण, कृषि आंदोलन आदि पे उन्होंने काम किया है। जिस वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं उस राष्ट्रवाद का अगर हम अर्थ स्पष्ट करते हैं तो जी.एस. गुरे ने ही अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जो राष्ट्रवाद है वो एक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक दशा होती है। राष्ट्रवाद एक ऐसा मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक दशा होती है जिसमें एकता, सुदृढ़ता और पारस्परिक संबंध का समावेश होता है। यह एक ऐसी भावना होती है जिसमें सामान्य नागरिकता की भावना, राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना का समावेश होता है। जी.एस. गुरे ने जो राष्ट्रवाद की भावना को समझाया है वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना एक ऐसी भावना है जिसमें मनोवैज्ञानिक भावनात्मक दशा होती है। इसमें एकता, सुदृढ़ता, जो आपस में पारस्परिक जो संबंध होते हैं उनका समावेश होता है। ये एक ऐसी भावना होती है जिसमें सामान्य नागरिकता की जो भावना है वो राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना का समावेश होता है। राष्ट्रवाद की जो प्रकृति है वो एक सामान्य विचार होता है जो कि वर्तमान से
वर्तमान और भविष्य की प्रत्याशाओं से संबंधित होता है। लोगों का जो हित होता है वो सामान्य होता है। भाषा और संस्कृति भी सामान्य होती है। भाषा और संस्कृति ये सामान्य होता है राष्ट्रवाद में। और एक देश की जो राष्ट्रवाद की भावना है वो दूसरे देश को अलग करती है। एक देश की उसकी विशेषताएं को अलग बताती है दूसरे देश की विशेषताओं से। इस देश की जो विशेषताएं होंगी राष्ट्रवाद के आधार पे और दूसरे से वो अलग करती है, उसको अलग बताती है। और कोई एक निश्चित भूभाग होता है, कोई एक एरिया होता है, निश्चित भूभाग होता है, यहाँ राष्ट्रवाद की भावना पाई जाती है। भारत में जो राष्ट्रवाद का आरंभ हुआ वो इंग्लैंड के उपनिवेशवादी शासन के दौरान हुआ। जब इंग्लैंड का जो उपनिवेशवादी शासन था उस दौरान ये हुआ। ब्रिटिश शासन से पहले तक भारत में एक ऐसी राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संरचना स्थापित थी जो कि विश्व के दूसरे देशों से काफ़ी ज़्यादा अलग थी। जहाँ आर्थिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था ग्रामीण होते हुए भी यूरोप की तरह सामंतवादी व्यवस्था नहीं थी। यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था पाई जाती थी, तो यहाँ पे अलग अलग लोग जातियों उपजातियों में बंटे हुए थे। हजारों जातियाँ होती थी, उपजातियाँ होती थी। लोगों के बीच में जो व्यवसाय, खान पान, सामाजिक संबंध, जो संपर्क था वो उन सब में भिन्नता थी। इतनी भिन्नता होने के कारण भी लोग आत्म केंद्रित समूहों के रूप में जीवन व्यतीत करते थे। मतलब एकजुट होके रहते थे, आत्म केंद्रित समूहों में जीवन व्यतीत करते थे। धार्मिक आधार पे देखें तो जो हिंदू धर्म है कोई भी सर्वव्यापी धर्म नहीं था, छोटे छोटे पंथों में बटा हुआ था, पंथों विश्वासों में बटा हुआ था। राजनीतिक आधार पर कभी भी जो राजनीतिक आधार पे देखा जाए तो एक अखंड राष्ट्र तो नहीं रहा, लेकिन इसमें कोई छोटे बड़े जो साम्राज्य हैं वो नगर राज्यों में बटे हुए थे, राजतंत्रों के अधीन रहता था। तो अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ पर जो लोगों में जब असमानताएं, कुछ विकास के कार्य हुए, विकास के कार्य के साथ साथ जितना विकास हुआ उसके विकास के साथ साथ कुछ असमानताएं भी पनपने लगी। जब एक वर्ग जो उन्होंने प्रणालियां अपनाई, यहाँ पे जो भूमि प्रणाली में जो प्रणाली अपनाई, भू राजस्व जो व्यवस्था अपनाई उन्होंने, जैसे स्थायी बंदोबस्त, एक तो स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, यहाँ लिख देती हूँ, महालवाड़ी व्यवस्था। इस तरह की जब व्यवस्थाएं बनाई तो किसानों के अंदर रोष पनपने लगा, किसान जो है वो शोषित होने लगे। जब किसान जब शोषित होने लगे, इस तरह से फिर किसान आंदोलन होना शुरू हुए। मजदूर जो मिलों में काम करते थे, जब उनको अपना हक नहीं मिल रहा था, उनको वैसा जितना उनको रोजगार, जितना उनको पे चाहिए वैसा नहीं मिल रही थी, तो वहाँ पे मिलों में भी हड़तालें होना शुरू हो गई। तो इस तरह से धीरे धीरे लोगों में जब रोष, असमंजस्य की स्थिति उत्पन्न हुई तो लोग जब जागरूक हुए तो उनमें एकजुटता आई। एकजुटता आने से उनमें एकजुट होने की भावना पनपने लगी। वही राष्ट्रवाद की भावना को विकास देने का कार्य करने लगे। A.R. देसाई ने भारतीय जो राष्ट्रवाद है उसकी प्रमुख जो अवस्थाएं बताई हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ। जो अवस्थाएं हैं वो 5 तरह की दी हैं। देसाई ने कहा कि जो भारत में आर्थिक संरचना से पैदा होने वाले जो वर्ग हैं, आर्थिक संरचना से जो वर्ग पैदा हुए, जब अपने अधिकारों की चेतना आई उनमें, जैसे जो किसान वर्ग है, मजदूर मिल में जो काम करने वाला वर्ग है, मजदूर वर्ग है, जब उनमें अपने अधिकारों की चेतना आई, विकसित होना आरंभ हुई,
तो उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपने अपने आप को नए सिरे से संगठित करना शुरू कर दिया, जिस कारण कि लोग जब संगठित होने लगे, अपने हक के लिए लड़ने लगे, वहाँ से उनमें राष्ट्रवाद की जो भावना है उसका विकास होने लगा। इसको उन्होंने 5 भागों में बांटा है। पहला चरण है जो कि 1857 से 1885 में हुआ। इसमें सामाजिक सुधार आंदोलन हुए। सामाजिक सुधार जो आंदोलन हुए, शैक्षिक जो शिक्षा का विस्तार हुआ, शिक्षा का विस्तार होने से लोगों में जो जागरूकता आने लगी, प्रेस के कारण, जो प्रेस थी उसके कारण लोगों में, पत्राचार से लोगों में जागरूकता आने लगी। तो जो सामाजिक सुधार है इसमें राजा राम मोहन राय, इनका भी योगदान रहा। राजा राम मोहन राय, ये इनको राष्ट्रवादी जनक कहा जाता है। भारत के पहले राष्ट्रवादी जनक जो हैं, राष्ट्रवादी जो भावना के जनक हैं, वो राजा राम मोहन राय। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसमें उन्होंने इसका विरोध किया। स्त्री जो सती प्रथा उसका विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया, स्त्री का जो शोषण होता है उसका विरोध किया और स्त्री शिक्षा पे जोर दिया। ये जो समाज सुधार के जो कार्य हैं इन्होंने भी योगदान दिया है। भारतीय राष्ट्रवाद के इनको जनक कहा जाता है। और जो प्रार्थना समाज है 1867 में महादेव जो गोविंद रानाडे हैं, 1867 में महादेव गोविंद रानाडे ने भी अपना योगदान दिया। दयानंद सरस्वती ने, जैसे वेदों की ओर लौटो, लोगों को पुनः जागरण की जो स्थिति थी, लोग की वेदों की ओर लौटो, अपने धर्म को अपनाओ, वैदिक चीज़ों को अपनाओ। तो ये जो सारे जो उस समय विकास का कार्य हो रहा था, जागरूकता, पुनः जागरण का जो दौर चल रहा था, बौद्धिकों जो बौद्धिक थे, बौद्धिक स्तर पे, शैक्षिक स्तर पे जो हो रहा था, तो ये लोगों को जागरूकता पैदा कर रहा था। लोगों में राष्ट्र की भावना इसी से पनपना शुरू हुई। दूसरा जो चरण बताया है वो कांग्रेस का 1885 से 1905 का जो टाइम पीरियड है, इसमें कांग्रेस का उदय होता है। जब किसान आंदोलन करते हैं, मजदूर जो वर्ग है वो मिलों जो मालिकों से जब विरोध करते हैं, अपने अधिकारों के लिए जागरूक होते हैं, तो लोगों में जब असंतोष होता है तो अंग्रेज जो है वो ए.ओ. ह्यूम जो है वो कांग्रेस की स्थापना करते हैं, ताकि एक ऐसा संगठन बने जो कि लोगों की बातों को अंग्रेज़ों तक पहुंचाए। एक ऐसा संगठन हो जो कि पीसफुली उनकी बातों को अंग्रेज़ों तक पहुंचाए, कि जो अपनी बात कहनी है वो एक मंच पे बात कह सके। इस समय जो तीसरा चरण है वो 1905 से 1918 का टाइम पीरियड है। इसमें कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, एक नरम दल बनता है और गरम दल। 1907 में इसका कांग्रेस का विभाजन होता है। जो गरम दल के नेता थे वो कहते हैं कि हम कायरों की तरह क्यों हम ऐसे इनसे भीख मांगें कि अपने आज़ादी के लिए हम अपने उस समय छोटे छोटे जो आंदोलन होने लगे वो उग्र रूप धारण करने लगे। चौथा जो चरण है वो 1918 से 1934 का जो टाइम पीरियड है उसको गांधी युग का टाइम पीरियड कहा जाता है। इसमें जब तिलक जी की मृत्यु हो जाती है तो लाला लाजपत राय भी गांधी के विचारों से वो जुड़ते हैं। तो इसमें लोगों को जागरूकता पैदा करते हैं, असहयोग आंदोलन के लिए उनको और ज़्यादा भाग लेने के लिए बढ़ावा देते हैं कि लोग उसमें असहयोग आंदोलन में अपना योगदान दें। पांचवा जो चरण है वो 1934 में 1939 का जो टाइम पीरियड है, इसमें राष्ट्रवादी आंदोलन, इसमें उस समय द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो शुरू हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू होता है उस समय का ये टाइम पीरियड है जहाँ पे नेताजी जो सुभाष चंद्र जी हैं उनकी गांधी जी से विचारधारा नहीं मिलती, तो वो अलग होते हैं, एक
फॉरवर्ड ब्लॉक का भी गठन करते हैं। जब वो भारत छोड़ के चले जाते हैं, सिंगापुर में जब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं तो नारा देते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो लोगों में ये एक भावना भरते हैं अपने देश की आज़ादी के लिए। तो यहीं से ये उन्होंने 5 चरण बताए हैं AR देसाई ने कि लोगों में इस तरह से राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है। अब ये AR देसाई के प्रमुख कार्य हैं जो उन्होंने किए हैं। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये जो है कार्य जो है उनका, जिसके लिए उनको प्रसिद्धि मिली है, ये बहुत ही फेमस है। रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म, और इंडियन फ्यूडल स्टेट्स एंड नेशनल लिबरलाइजेशन स्ट्रगल्स, गांधी जी, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, रूरल इंडिया इन ट्रांजिशंस, स्लम्स एंड अर्बनाइजेशन 1970, essays on urbanization of underdeveloped societies. A positive program for Indian revolution, a profile of an Indian slums, state and society in India, essays in dissent, peace and struggle in India, India's path of development, agrarian struggle in India after independence, urban family and family planning in India. सो फ्रेंड्स, थैंक्स, और नॉइस के लिए माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू।